आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ने सिर के हवाले से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहल वोटर्स को फहरिस्त में शामिल करना और जो अहल नहीं है उन वोटर्स को फहरिस्त से निकालना है SIR का मकसद। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम हफ्ता 2025 का किया इफ्तिताह। कहा, आलमी समुद्री नक्शे पर एक उभरती हुई ताकत है भारत। जहाज साजी की सिनत में सर फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल होगा भारत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स से किया खिताब। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में मकामी प्लेटफॉर्म्स ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत के वक़ार में किया इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाई ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश। जस्टिस गवाई की मुद्दतकार 23 नवंबर को हो रही है ख़त्म। अक़ीदे और रिवायत के त्यौहार छठ का आज तीसरा दिन है। व्रत वाले लोग सूरज को अर्घ्य देकर करेंगे खुशहाली की दुआ। खबरें अब तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने आज मुल्क भर में वोटर लिस्ट की नज़रसानी सिर के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। SIR पर बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि SIR का बुनियादी मकसद अहल वोटरों को फहरिस्त में शामिल करना और जो वोटर अहल नहीं है उनके नाम फहरिस्त से हटाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी बताया कि बिहार में SIR मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है और कल से मुल्क की 12 रियासतों में SIR का अमल शुरू हो जाएगा। जिन रियासतों में SIR होना है उनके लिए वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर है। पहले मरहले के लिए 6 नवंबर को 121 असेंबली हल्कों में वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 122 असेंबली सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। NDA और महागठबंधन दोनों के सीनियर लीडर और स्टार कैंपेनर्स मुसलसल इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। BJP, JDU, RJD और कांग्रेस समेत मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा और स्टार कैंपेनर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। जन स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी मुहिम तेज कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव भी ज़बरदस्त मुहिम चला रहे हैं। बिहार BJP के सदर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को उनके मुतनाज़ा बयान की वजह से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के पास अब कोई इशू नहीं है। अवाम और वोटर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुमलेबाजी में नहीं आएंगे। दिलीप जायसवाल ने भी NDA की जीत का दावा किया। ये लोग जुमलेबाज और अब जो है कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा 1 सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है और मतदाता ने मन बना लिया है कि NDA की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। JDU लीडर नीरज कुमार ने RJD पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो RJD लीडर तेजस्वी यादव को पढ़ने के लिए आइन की कॉपी देंगे। ख्याल रहे कि RJD लीडर तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि अगर महागठबंधन की हुकूमत बनती है तो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट से पारित हो गया
सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके मुहर लगा दिया। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है? अरे यह गुनाह कबूल करो ना, कबूलनामा जारी करो कि वक्त की संपत्ति लूटी जा रही थी और लालू यादव बैठे हुए थे। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में है, खंडहर बना दिया था, नीतीश कुमार जी उसको शीश महल बना दिया। वक्त की संपत्ति का विकास अगर देखना है तो पटना में विभिन्न इमारतें हमने बनाई है, सीमांचल के इलाके में बनाया है जहां मल्टीपर्पस बिल्डिंग है। आपको तो महुआ बाग का मकान बनाने की चिंता है, मौका मिलने दीजिए ना। इस बार सरकार बनेगी तो शहरी हदबंदी कानून की मांग करेंगे और लालू यादव जैसे भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाए। और असेंबली इंतखाबात से कबल बिहार में सियासी सरगर्मियों के दौरान जनस्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टी करार दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार लड़ाई एनडीए और जनस्वराज पार्टी के दरमियान है और महागठबंधन तीसरे नंबर पर है। महागठबंधन के लीडरों के दावे बेमानी साबित हो रहे हैं। गठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का इफ्तिताह किया। भारत की समुद्री सलाहियतों को बढ़ाने और ब्लू इकॉनमी में पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ 5 रोज़ा तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। इस मौके पर बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुज़रगाहों के मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, गोवा के वज़ीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत और ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे। इस तकरीब का मकसद भारत को एक आलमी समुद्री मरकज़ के तौर पर कायम करना है, जिसमें तिजारत की तौसी, तकनीकी जिद्दत तराजी और बैनुल-अक़वामी पॉलिसी ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा है कि भारत आलमी समुद्री शोबे में एक उभरती हुई ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को जदीद और बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि भारत की समुद्री तारीख बहुत ही कदीम है। भारत की समुद्री तारीख के शवाहिद कदीम ज़माने से मिलते हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत समुद्री शोबे को तलाश करने के लिए तैयार है। भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है। भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 5000 साल पहले से भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। भारत आज नए मैरीटाइम इतिहास को सर्जने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार खड़ा है। ताउन और दाखिले के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने महाराष्ट्र में माहीगीरों को कोऑपरेटिव कमेटियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 2 कश्तियां ट्रॉलर हवाले की। उन्होंने कहा कि माहीगीर बिरादरी को मजीद 14 ट्रॉलर देने हैं। आइंदा 5 वर्ष में मरकजी और रियासती हुकूमतें मुश्तरका तौर पर माहीगीर बिरादरी को 200 कश्तियाँ फराहम करेंगी। मजीद बरा इन कश्तियों से मछली पकड़ने और फ़रोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे कोऑपरेटिव के जरिए बराह रास्त माहीगीर बिरादरी को जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारा मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब ख़ानदान आत्म
आत्मनिर्भर बन जाएं। ये कोशिश महकमा ताउन की तरफ से की जा रही है। सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारे मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014-15 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन था, आज बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंचा है। डोमेस्टिक उत्पादन 67 लाख टन था और अब 147 लाख टन 147 लाख टन पहुंचा है और मैरीटाइम उत्पादन 35 लाख से बढ़कर 47 लाख टन पहुंचा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में SIDM के सालाना इजलास में शिरकत की। सेशन के दौरान वजीर दिफा ने खुद इन्हिसारी इख्तिरा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत रिवायती तौर पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में खुद कफील रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और आला टेक्नोलॉजी में देसी साख का बनाने को तरजीह देते हुए हमने इस रिवायत को जदीद बनाने की कोशिश की है। आत्मनिर्भरता का जो विचार है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि भारत की ही पुरानी परंपरा का एक आधुनिक स्वरूप है। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब लगभग हमारा हर गांव अपने आप में इंडस्ट्री था। भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए बाहर की ओर नहीं देखते थे, उसे अपनी ही जमीन पर पूरा करते थे, इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन को प्रायोरिटी देकर हमने उसी परंपरा को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर पर इत्माद है, जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जैसे अहम शोबों में मजबूत तरक्की कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में जहां पहले दरामद कुनंदा थे, अब हम बरामद कुनंदा बन चुके हैं। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर भी भरोसा जताया है और उसी का परिणाम है कि आज हम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्षेत्र में भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आज देश भर में लगभग 10 फैब्रिकेशन प्लांट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भी जहां कभी हम केवल एक इंपोर्टर थे, वहां अब हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। आज हर सेक्टर में हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी इंडस्ट्री ने सरकार की एक्सपेक्टेशंस से भी आगे बढ़कर परिणाम दिए हैं। हवाई शोबा महज माशी तरक्की का मामला नहीं है, बल्कि कौमी खुद मुख्तारी की बुनियाद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जज्बा और भी ज्यादा अहम हो गया है। हमारे डिफेंस सेक्टर केवल एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि नेशनल सॉवरेनिटी का एक आधार है। और जब नेशनल सॉवरेनिटी की बात आती है, यह सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर सिटीजन, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंडस्ट्री की कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यह बात आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं मानता हूं कहीं और महत्वपूर्ण हो जाती है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण आर गवाई ने आज जस्टिस सूर्यकांत को भारत का आइंदा चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की। जस्टिस सूर्यकांत सीनियरिटी ऑर्डर में जस्टिस गवाई के बाद सबसे सीनियर जज हैं। उनका नाम मंजूरी के लिए मरकजी वजारत कानून को भेजा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 53वें CJI की तकरीरी का अमल भी शुरू हो गया है। रिवायती तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस वजारत कानून की दरख्वास्त के बाद ही अपने जानशीन की सिफारिश करते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस BR की मुद्दत 23 नवंबर को ख़त्म हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। वो 9 फरवरी 2027 को रिटायर हो जाएंगे। उनकी मुद्दत में मुलाजमत तकरीबन 14 माह होगी। जस्टिस सूर्यकांत 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस सूर्यकांत 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में पैदा हुए। उन्होंने 1981 में स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कानून की डिग्री हासिल की। 1984 में हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। 1985 में जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की।
मार्च 2001 में उन्होंने सीनियर एडवोकेट उन्हें नामजद किया गया। उन्होंने 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बनने तक हरियाणा के एडवोकेट जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जस्टिस सूर्यकांत को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी गई थी। भारतीय फौज अपने सेकुलरिज्म के लिए मशहूर है। दिवाली हो, ईद हो या गुरुपूरब, फौज तमाम त्योहारों को जोश खरोश से मनाती है। मंदिर परेड, मस्जिद परेड और गुरुद्वारा परेड आर्मी की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। पेश जम्मू कश्मीर LOC से हमारी नामानिगार नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में हैं, नियंत्रण रेखा के पास। यही वो जगह है जिसकी हिफाजत हमारी फौज के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपनी जान देकर की थी। 1947-48 की पाकिस्तान के साथ जंग में उन्होंने राजौरी के झांगर पर फिर से कब्जा किया था और नौशेरा की पाकिस्तानी फौजों से हिफाजत की थी। इसलिए हम हिंदुस्तानी उन्हें लायन ऑफ नौशेरा या नौशेरा का शेर बुलाते हैं। आज भी उनका मिशन हमारे फौजी LOC पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ रोककर और पाकिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा कर जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज उनके पास उन्नत तकनीक भी है। ये इंडिया का सबसे छोटा ड्रोन है। ये नॉर्वे से खरीदा गया है और जो कि जैसे हम अम्बुश जाते हैं, पेट्रोलिंग जाते हैं, उससे पहले हम रास्ते को सैनिटाइज करते हैं। तो इसके द्वारा हम रास्ते को सैनिटाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो भी जवान हैं उनकी जान बच सके। ये इतना छोटा है कि जैसे आप दुश्मन इसको देख भी नहीं पाएगा और इसकी आवाज़ भी दुश्मन तक नहीं पहुँचेगी। क्या वजह है कि हमारे फौजी अपने मुल्क के लिए खतरों से खेलते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। इसमें भगवान या अल्लाह पर यकीन भी एक हिस्सा है। बटालियन हेडक्वार्टर्स के रियर बेस पर ये एक मंदिर परेड चल रही है जिसमें यहाँ के बटालियन के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। और क्योंकि ये एक गढ़वाल राइफल्स की बटालियन है इसलिए यहाँ पर जो रूलिंग डेटी हैं वो बद्री विशाल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी थल सेना या हमारी आर्मी सिर्फ एक ही धर्म को पालन करती है। हमारी जो आर्मी है वो सर्वधर्म संभाव में बिलीव कर मस्जिद परेड होती है और उसी तरह गुरुद्वारे की भी परेड होती है और चर्च परेड भी होती है। यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही ईद भी, वैसे ही गुरुपूरब भी। यहाँ नौशेरा पे LOC पर इस बटालियन की फॉरवर्ड पोस्ट पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, बल्कि इसे आप पीर बाबा की दरगाह कहें या मंदिर कहें। ये एक ऐसा जीवित व्यक्ति था जिसने 1947 और 1948 में जब पाकिस्तान की फौज ने और उनके कबायलियों ने यहाँ पे हमला किया और कब्जा करने की कोशिश की, तो ये जो खोरी बाबा थे उन्होंने जनता को बचाया और पाकिस्तानी रेडर्स यानी पाकिस्तानी कबायलियों का जमकर मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया। और हमारी थल सेना जो यहाँ पर तैनात है उनका इतना गहरा विश्वास है खोरी बाबा पर कि सवेरे शाम यहाँ पर आरती की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उनका मानना है ऑपरेशन सिंदूर में भी इस पोस्ट की सुरक्षा खोरी बाबा ने ही की है। ये विश्वास है और विश्वास पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैमरा पर्सन धीमान के साथ नौशेरा LOC से मैं नंदिता डागर, TD न्यूज़ के लिए। आगे बढ़ेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस के अफसरान के 2024 बैच के प्रोबेशनर्स ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 173वें प्रोबेशनर्स में से 62 खवातीन थीं। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर IPS प्रोबेशनर्स से भी खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने सिक्योरिटी, हसासियत, इंसाफ और इखलाक की अहमियत पर जोर दिया। ये संवेदनशीलता होना चाहिए, दया होना चाहिए, सबको न्याय देना चाहिए, लोगों का एक्टिविटी रियलिटी को पहचानना होगा। इसके बाद आपके किताबों में जो ज्ञान है उसी हिसाब से आपको करना होगा। कभी कभी किताबी ज्ञान के बाहर भी आपको डिसीजन लेना होगा। अक़ीदे के असीम त्यौहार छठ के तीसरे दिन जमुना घाटों पर सफाई का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। घाटों पर चेंजिंग रूम और वाटरप्रूफ टेंट बनाए गए हैं।
राजधानी दिल्ली में यमुना घाटों पर सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज षष्ठी है, यानी कि षष्ठी छठ का आज संध्या अर्घ होना है, लेकिन इस दौरान भी दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम कर रही है। आप इन बड़ी बड़ी मशीनों को देख रहे हैं। ये बैकग्राउंड में जो मशीन आपको दिख रही है ये स्कबर मशीन है। इसके अलावा दूसरी ड्रेजर मशीन और तमाम आधुनिक मशीनों के द्वारा दिल्ली सरकार इस बाबत जुटी हुई है कि यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाया जाए। 7 महीनों में आपको यमुना में अमूल चूक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये वही यमुना घाट है जहां पर अब से 1-2 साल पहले बड़े बड़े झाग के ढेर हुआ करते थे, गाद हुआ करती थी, खरपतवार हुआ करते थे। लेकिन आज अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो आपको एक स्वच्छ यमुना का निर्मल घाट और ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तैयारियां भी की गई हैं, इंतजामात किए गए हैं। और आप समझिए, एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि आपको वो यमुना के घाट की तस्वीर दिखाए। देखिए, आप यहाँ पर एक भी पॉलीथीन, पॉली बैग या दूसरे ऐसी चीजों को नहीं देख पाएंगे जो अब से पहले आपको दिखाई पड़ती थी। इसकी जगह पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम, वाटरप्रूफ टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर अस्थाई चेंजिंग घर बनाए गए हैं। और आप समझिए, जहां तक आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं वहां तक दूरदर्शन आपको दिखा रहा है कि यमुना के घाट पूरी तरीके से साफ है, स्वच्छ है और यमुना का जल भी काफी स्वच्छ और निर्मल है। और आप समझिए, इसी कड़ी में इन बड़ी बड़ी स्किमर और ड्रेजर मशीनों के द्वारा छठ पर्व के दौरान भी गाद को हटाने का काम किया जा रहा है, कचरे को निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार का कमिटमेंट है कि दिल्ली वाले इस बार यमुना के किनारे, यमुना के घाट पर ही छठ पर्व मनाएंगे। और इसकी एक तस्वीर भी पेश हो रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म ने छठ के अजीम त्यौहार के मौके पर हमवतनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, छठ के अजीम त्यौहार के संध्या आरोग्य की मुबारकबाद। इस मुबारक मौके पर गुरूब आफ्ताब के लिए दुआएं मांगने की हमारी रिवायत बहुत ही ख़ास है। सूर्य देव की मेहरबानी से सबके लिए खैर आफियत, खुशी, खुशहाली और ज़िंदगी में कामयाबियाँ, यही मेरी ख्वाहिश है। जय छठी मैया। बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय शहरी छठ त्यौहार के लिए बराह रास्त पटना पहुंच रहे हैं। दरअसल हवाई राब्ते की वजह से सफ़र का कम दौरानिया भी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। इतवार को तकरीबन 8,500 मुसाफिर पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे। त्यौहार के मौके पर घर वापसी की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। एक्चुअली हमको लीव नहीं था, टिकट्स भी नहीं मिल रही थी, तो फ्लाइट की टिकट बहुत मुश्किल से हम लोग अरेंज करके आज फेस्टिवल हम लोग घर पे इसलिए तो आए हैं। इमोशनल फेस्टिवल है ये, सबके लिए इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये नॉर्मल फेस्टिवल्स की तरह नहीं है। ये एक कल्चर को, ट्रेडिशन को, काफ़ी दूर दूर से लोगों को अपने आप को जोड़ने का एक ऐसे मौके मिलते हैं। दिल्ली में रहते हैं लेकिन छठ है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मना के फिर हम लोग वापस दिल्ली फिर अगले साल के लिए आने का सोचेंगे। बहुत अच्छा रहा और पर्व है छठ पूजा हम लोगों का जो है बहुत मशहूर है यहाँ का। दुबई से आ रहे हैं, छठ पूजा के लिए ही आ रहे हैं। दीगर खबरों में मुल्क की इक़्तिसादी, सियासी और माशी तरक्की में बदउनवानी एक बड़ी रुकावट है। इसलिए बदउनवानी से पाक इदारों और मुल्क के फ़रोग़ के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के मुलाज़मीन ने आज बदउनवानी के ख़िलाफ़ हलफ लिया। प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी, रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया ने यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी ब्लॉक के सब्ज़ार पर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में मुलाज़मीन को बदउनवानी के ख़िलाफ़ हलफ दिलाया। इसमें तदरीसी अमले समेत तमाम दीगर अमलों ने भी हलफ लिया। गैर मुल्की खबरों में तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी अमन मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताज़ा झड़पें शुरू हो गई हैं। अफगान सरहद के करीब झड़पों में पाकिस्तानी फ़ौज के 5 जवान हलाक और 25 तालिबान मारे गए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान के दस्तों पर उसकी सरजमीन में दरअंदाजी करने और शुमाल मगरबी सरहदी इलाके के कुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान के अज़ला में दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौजी कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्जी हैं। और इस बीच रूस ने न्यूक्लियाई तवानाई से चलने वाले NM-730 प्रोवेस्टनिक स्टॉर्म पेट्रोल क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये न्यूक्लियाई असला किसी भी दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। नेटो ने मिसाइल का नाम XCSS-9 स्काईफॉल रखा है। मिसाइल की खासियत उसकी लामहदूद रेंज और परवाज़ का नामालूम रास्ता है। अर्जेंटीना के पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नताइज में सर ज़ेवियर माइली को भारी अक्सरियत मिल गई है।
आवाम ने उनकी फ्री मार्केट की पॉलिसी और बचत करने के इक़दाम की ज़बरदस्त हिमायत की है, जिससे उन्हें अपने माशी इस्लाहात के मनसूबों को जारी रखने के लिए ज़बरदस्त हिमायत मिली है। सदर की पार्टी ला लिब्तराद अवांसा ने सूबा ब्यूनस एयर्स में 41.5% वोट हासिल किए हैं, जबकि रिवायती पैरोनिस्ट इत्तेहाद को 40.8% वोट मिले हैं। ये सूबा तवील अरसे से पैरोनिस्ट गढ़ समझा जाता रहा है, इसलिए इस नतीजों को एक बड़ी सियासी तब्दीली तस्वुर किया जा रहा है। मुल्क भर में माइली की पार्टी ने 64 पार्लिमानी नशिस्तें जीती हैं, जो पहले 37 थीं। माइली का मकसद पार्लियामेंट में अपनी ताकत को बढ़ाना और अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत बरकरार रखना था, जिन्होंने हाल ही में अर्जेंटीना की इक़्तिसादी इमदाद की। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।